दोस्तों अक्सर हमें ऐसा सुनने या देखने को मिल जाता है कि कोई एक लड़की है और वो लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ प्यार कर रही होती है और जो लड़का होता है वो भी इस लड़की के साथ प्यार का ढोंग कर रहा होता है, लेकिन इस लड़की को इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो लड़का इसका यूज कर रहा है। जब बात शादी तक पहुंचती है तो वो लड़का शादी की बात को टालता रहता है और कहता रहता है कि समय आएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जब ये लड़की जिद कर रही होती है, उससे शादी के लिए बार-बार कर रही होती है, तो लड़का ऐसा कदम उठाता है, जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं रहती है। जो लड़की जिस लड़के के लिए अपना जान निछावर कर देने के लिए तैयार थी, जो लड़की अपने घर परिवार, अपने माता-पिता को भी छोड़ देने के लिए तैयार थी, उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है, जिसके बारे में लोग जब सुनते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं और उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर आप ये कहानी अंत तक सुनते हैं, तो मेरा दावा है कि आपके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएँगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि ये कहानी अंत तक सुनिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली की है। दोस्तों, दिल्ली में एक जगह पड़ता है करावल नगर और इसी करावल नगर में एक इलाका है महालक्ष्मी विहार। इसी महालक्ष्मी विहार में एक घर है और रात का टाइम है। रात बीतता है और जब सुबह होती है, जो घर के लोग थे, जो घर के सदस्य थे, जब वो घर के बाहर निकलते हैं, तो घर के बाहर जब वो देखते हैं तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इनके दरवाजे पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जब वो लोग अपने दरवाजे पर इस लाश को देखते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये किस लड़की की लाश है और यहाँ पर कैसे आया। उन लोग परेशान रहते हैं और आस-पड़ोस में जो लोग होते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि शायद किसी को इसके बारे में जानकारी हो या किसी ने देखा हो, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तो ये जो लोग होते हैं फौरन इस बारे में करावल नगर जब नगर का जो पुलिस स्टेशन है उनसे संपर्क करते हैं और उनको ये घटना के बारे में जानकारी देते हैं। जो पुलिस वाले थे फौरन उस जगह पर पहुँचते हैं और उस लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और उस लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद उस जगह का मुआयना करते हैं। उस लड़की को देखते हैं तो उस लड़की पर कोई भी ऐसा जख्म नहीं था, कोई भी ऐसा ऊपरी घाव नहीं था जिससे ये पता चल सके कि इसके साथ मारपीट किया गया है और मारपीट की वजह से इस लड़की की मौत हुई है। फिर पुलिस इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रिपोर्ट आने का इंतजार करती है कि आखिर इस लड़की का मौत का कारण क्या है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इस लड़की का गला घोटा गया है और गला दबाने की वजह से ही इस लड़की की मौत हुई है। अब ये मामला एक कत्ल का हो जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करती है कत्ल का और अज्ञात लोगों पर दर्ज किया जाता है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है, छानबीन चालू करती है। सबसे पहले तो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, जहाँ पर इस लड़की की लाश मिली थी। जब वहाँ पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही होती है, तो उन्हें एक फुटेज मिलता है और उस फुटेज में 2 लोग दिखाई देते हैं और ये दोनों बाइक पर होते हैं और बीच में कोई महिला बैठी हुई है और वो देखने में ऐसा ही लग रहा था कि वो महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस को लग जाता है कि हो न हो यही वो लोग हैं जो इस महिला की लाश को यहाँ डंप किए हैं और डंप करके फरार हो गए हैं। लेकिन जो फुटेज पुलिस को मिला था उस फुटेज में इन लोगों का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से खंगाल पाना मुश्किल था। अब पुलिस कैमरों को फॉलो करती जाती है और पीछे जाती है और पीछे जाती है। एक के बाद एक कैमरे देखती जाती है, लेकिन किसी भी कैमरे में इन लोगों का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इनकी बाइक तेज़ी से निकल रही थी। फिर पुलिस को एक कैमरा मिलता है जिसमें एक व्यक्ति नज़र आता है और व्यक्ति इस लाश को अपने कंधे पर रखा हुआ है और उस व्यक्ति के साथ एक महिला भी चल रही होती है और उसके हाथ में कुछ कपड़े होते हैं। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, वहाँ बाइक रोकता है और उस बाइक पर इस लाश को लेकर बैठ जाता है और जो महिला वहाँ पर कपड़े लेकर खड़ी थी, वो उस लाश को उस कपड़े से ढक देती है और फिर ये 2 लोग इस लाश को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर पुलिस को जो फुटेज मिला था उसमें चेहरा साफ-साफ नज़र आ रहा था और उससे पहचान करना बड़ी आसान था। फिर पुलिस जहाँ का ये फुटेज था वहाँ पर पहचान कराती है, उस इलाके में दिखाती है, तो लोग इस व्यक्ति को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि साहब इस व्यक्ति का नाम विनीत है और जो उसके साथ एक लड़की दिख रही है उसका नाम पारुल है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था जिसने मोटरसाइकिल लिया हुआ था, उसको लोग नहीं पहचान पाते हैं और उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन 2 लोगों की पहचान हो चुकी थी, एक विनीत का और एक पारुल का। लोग बताते हैं कि साहब जो विनीत है और जो ये पारुल है, ये दोनों भाई-बहन हैं। अब पुलिस उस जगह पहुँचती है जहाँ पर पारुल का घर था, जहाँ पर ये लोग रहते थे। पता करते-करते वहाँ जब पहुँचती है तो पता चलता है कि घर में
ताला लगा हुआ है और ये लोग फरार हैं। उस घर के जो आस-पड़ोस में लोग थे, पुलिस उनसे पूछती है, तो वो लोग बताते हैं कि साहब 1 हफ्ता पहले ही पारुल घोड़ा गाड़ी यानी कि जो टांगा होता है, उस टांगे पर अपना सामान रखकर यहाँ से कहीं जा चुकी है। और जो वो लड़का है, जो विनीत है, उसके बारे में लोग बताते हैं कि वो तकरीबन 15 दिनों से नहीं दिख रहा है और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली थे, घर पर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस दोबारा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो वो टांगा नज़र आ जाता है जिस पर पारुल बैठकर जा रही होती है। वो जो टांगा वाला था, वो भी उसी इलाके का था और एक बस स्टैंड से उस टांगे वाले को पुलिस पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो टांगा वाला था, वो एक जगह का नाम बताता है और उस जगह का नाम है कांति नगर। और टांगे वाला बताता है कि साहब मैंने उस महिला को कांति नगर पर छोड़ा था और वो बताता है कि उसके साथ 2 बच्चे भी थे छोटे-छोटे। अब पुलिस को कांति नगर का पता चल जाता है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर इस टांगे वाले ने उस महिला को छोड़ा था। वो महिला वहाँ से मिल जाती है और पुलिस उस महिला को उठाती है और थाने लाती है और इस महिला से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो ये महिला थी जिसका नाम पारुल था, शुरू में तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और इधर-उधर की कहानियाँ सुनाती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो ये महिला टूट जाती है और जो पूरी सच्चाई थी और जो पूरी कहानी थी, वो बताती है। पारुल ने जो कहानी सुनाया था, वो कहानी कुछ यूँ है। दोस्तों, एक लड़की है जिसका नाम रोहिना नाज है और ये रहने वाली हरिद्वार की है। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है और फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करती है। इसको फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात हो जाती है और उस लड़के का नाम विनीत है, जो पारुल का भाई है और जो विनीत है वो बागपत का रहने वाला है। और इन दोनों को सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है। ये लोग चैटिंग करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर इनकी जो दोस्ती थी, वो प्यार में बदल जाता है और फिर एक-दूसरे का नंबर एक-दूसरे के पास लेन-देन होता है और ये लोग मोबाइल पर बात करने लगते हैं। समय 2019 का आ जाता है और 2019 में ये जो लड़की है जिसका नाम रोहिना नाज है, ये रोहिना नाज हरिद्वार से अपने घर परिवार, अपने माता-पिता को छोड़कर दिल्ली पहुँच जाती है और दिल्ली में अब आने के बाद वो इस लड़के से यानी कि विनीत से संपर्क करती है और उसको दिल्ली बुलाती है और बागपत से विनीत भी दिल्ली पहुँच जाता है और ये दोनों लिव इन में एक मकान लेकर रहने लगते हैं। ये दोनों साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन तभी इसके ऊपर जो विनीत है उसके ऊपर एक कत्ल का मामला चल रहा था और ये 2017 का मामला था और इसके जो विनीत के पिता हैं उनके ऊपर भी कत्ल का मामला चल रहा था। 2019 के आखिरी में जो इसके पिता हैं और जो विनीत है, इन दोनों को इस कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और फिर विनीत जेल चला जाता है। अब ये जो लड़की है जो हरिद्वार से आई हुई थी, जो रोहिना नाज है, ये अब उस फ्लैट को छोड़ती है और जो विनीत की बहन थी पारुल, उसके पास आकर रहने लगती है और 2-3 साल उसके साथ रहती है। तकरीबन 2-3 साल गुजरने के बाद 2022 आता है और 2022 में 26 नवंबर को ज़मानत पर जो विनीत है वो जेल से बाहर आता है और सीधे अपने बहन के घर पहुँचता है। वहाँ जाता है तो वहीं पर इसकी जो प्रेमिका थी जिसका नाम रोहिना नाज है, वो इसको मिलती है और फिर वहीं ये भी रहने लगता है अपने बहन के घर पर ही। अब जो रोहिना नाज है वो इससे शादी करने के लिए कहती है, वो कहती है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। काफ़ी समय गुज़र गया एक साथ रहते हुए, लिव इन में भी रहते हुए। लेकिन अब ये जो लड़का है, जो विनीत है, वो कहता है कि जो उसके घर परिवार वाले हैं, वो मना कर रहे हैं शादी करने से और वो कह रहे हैं कि शादी किसी दूसरे धर्म की लड़की से नहीं करनी है, बल्कि अपने ही धर्म की लड़की से करनी है। अब जो रोहिना नाज है, वो परेशान हो जाती है और उसे कुछ नहीं समझ आता है और फिर इस बात को लेकर घर में अक्सर लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते हैं। अब जो विनीत है, वो रोहिना नाज से परेशान हो चुका था, ऊब चुका था और रोहिना नाज से छुटकारा पाना चाहता था और रोहिना को रास्ते से ही हटा देना चाहता था। बस वो मौके की तलाश में था कि उसको कोई ऐसा मौका मिले, जब उसको रास्ते से हटाया जाए। उसे वो मौका मिलता है और एक तारीख आती है 11 अप्रैल और इसी साल 2023 की बात है। 11 अप्रैल को फिर इन दोनों में झगड़ा होता है और शादी को लेकर ही इन दोनों में झगड़ा हो रहा होता है। फिर ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो विनीत है, वो रोहिना का गला दबा देता है और उसका गला जब तक दबाए रखता है, तब तक कि रोहिना नाज की मौत नहीं हो जाती। जब उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी लाश को अपने बेड के नीचे छुपा देता है और रात होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही रात होता है, तो ये अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और इसका दोस्त बाइक लेकर आता है और बाइक लेकर आने के बाद उसके लाश को उस बाइक पर रखता है और जो इसकी बहन है पारुल, वो एक कपड़ा लाती है और उस लाश को ढक देती है और फिर ये लोग इस लाश को लेकर निकल जाते हैं और अपने घर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जाते हैं और 12 किलोमीटर दूर जाकर करावल नगर के इलाके में फेंक देते हैं। जब ये लोग फेंक कर वापस आ जाते हैं, तो जो ये
व्यक्ति है जो विनीत है वो अपने गांव वापस भाग जाता है, यानी कि बागपत चला जाता है। और 12 अप्रैल की जब सुबह होती है तो उस घर के लोग जब बाहर निकलते हैं जिस घर के सामने इस लाश को डंप किया गया था, फेंका गया था, वो लाश को जब देखते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं। और पुलिस जब आती है तो जो पूरी मामला था वो खुलकर सामने आ जाता है। दोस्तों अभी ये जो विनीत है वो अभी फरार है, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस बागपत भी गई हुई थी एक टीम को लेकर, लेकिन वहां बागपत से भी, अपने गांव से भी विनीत नहीं मिला। और जो इसका दोस्त है वो भी फरार है और इन दोनों का गिरफ्तार होना अभी बाकी है। लेकिन जो इसकी बहन है, जो पारोल है, इसमें उसकी मदद की थी ठिकाने लगाने में लाश को, वो इस समय गिरफ्तार है और वो इस समय वो पुलिस के हिरासत में है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें एक जो लड़की है वो दूसरे कास्ट से है और वो किसी दूसरे कास्ट के लड़के से प्यार करने लगती है। फिर इन दोनों के बीच में धर्म आड़े आता है और जब ये लड़की अपने जिद पर अड़ती है और ये शादी करने के लिए उससे जिद करती है, मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों इस तरह की कहानियां सुनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सावधान करना है और आगाह करना है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।